प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और इन्वायरमेंट के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके टेट के, सी टेट के, एस टेट के और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, WWF संबंधित है किससे, बताइएगा क्या जाएगा। तो WWF की अगर हम लोग बात करेंगे तो WWF का आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताएंगे क्या जाएगा। WWF जो है ये किससे संबंधित है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड से, वर्ल्ड वार फंड से, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड से, क्या हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे आपसे। WWF के संदर्भ में पूछा जा रहा है, बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है और ये सेशन जो है ना, तो ये टेट के लिए, सी टेट के लिए, एस टेट के लिए, सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आपसे WWF पूछ रहा है। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो WWF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर देंगे। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। तो WWF का फुल फॉर्म जो आप आंसर करोगे वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, WWF के संदर्भ में कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आपसे WWF की बात की जाए तो याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हो रही है ये कब हो रही है, तो ये हो रही है 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर, तो वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो WWF जो है तो इसकी स्थापना हो रही है 1961 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और इसका जो लोगो है ना, तो लोगो पर याद रखिएगा ब्लैक पांडा बना हुआ है। ठीक है, क्या है, तो इसका जो लोगो है वो क्या है, तो वो ब्लैक पांडा है, याद रखेंगे। ठीक है, इसका जो लोगो है वो क्या है, तो वो ब्लैक पांडा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख श्रेणी से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। गंगा के संदर्भ में आपको पता है कि जो गंगा नदी है ये क्या है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्या है, तो गंगा जो है तो ये क्या है, तो गंगा जो है तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है कि जो ये गंगा नदी है ना, इसको 2008 में, ठीक है, क्या किया गया, तो इसको 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा जो है तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और 2008 में इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि गंगा नदी निकलती कहाँ से, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, बताइएगा इनमें से कौन सी एजेंसी है जो भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण का मापन करने का कार्य करती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, या फिर केंद्रीय जल आयोग है, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो क्लास है ये टेट के लिए, सी टेट के लिए, बिहार टेट के लिए, एस टेट के लिए और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताएंगे क्या जाएगा, कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो CPCB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB जो है तो ये क्या करता है, तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है मुख्य रूप से भारत में प्रदूषण के मापन से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ रहे कि इसकी स्थापना कब हो रही है, तो स्थापना आप क्या कहोगे, तो स्थापना कहोगे 1974 में हो रही है। ठीक है, कब हो रही है, तो इसकी स्थापना जो है वो कब हो रही है, तो 1974 आप आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, क्या आंसर कर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 206 होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो 206 हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बताएंगे क्या हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा, न्यूयॉर्क होगा, एम्स्टर्डम होगा, सिडनी होगा, या फिर नागासाकी हो जाएगा। देखो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हो रही है। तो इसकी स्थापना होगी 1971 में होगी। ठीक है, कब होगी, 1971 में होगी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो ग्रीन पीस की स्थापना हो रही है 1971 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको एम्स्टर्डम में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, ठीक है, किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, किसका क्या होगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाशीय चरण में किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जल का ऑक्सीकरण होता है और NADPA का क्या हो जाएगा, अपचयन होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर आंसर कर दोगे। ठीक है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, आपको पता है। ध्रुव तारा जो होता है उत्तरी दिशा में, दक्षिणी दिशा में, पूर्वी तारे में या फिर पश्चिमी तारे को, किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। तो हम लोगों ने बचपन से कहानियां सुनी है ना कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है, तो ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा में चमकता है। और प्राचीन काल में जो नाविक हुआ करते थे, जो समुद्री यात्रा किया करते थे, उनको दिशा बताने का काम करता था ये ध्रुव तारा, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे उनको उत्तर दिशा की जानकारी हो जाती थी। अगर उत्तर की जानकारी होगी तो दक्षिण की होगी, अगर उत्तर दक्षिण की होगी तो पूर्व पश्चिम की भी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ध्रुव तारा जो है ये उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1972, 1973, 1881 या फिर 1985 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। और याद रखिएगा 29 जुलाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कब, 29 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखेंगे 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग बात करेंगे तो कब आया है, तो ये आ रहा है आपका कब, क्या आएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 1972 में। तो 1972 नहीं होगा यहाँ पर, 1972 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1973 होगा। ठीक है, क्या जाएगा, तो 1973 में। ठीक है, 1973 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ रहा है। 1972 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम आएगा। ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर 1972 में हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम आएगा 1972 में। 1973 में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर आएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। बताइएगा क्या आ जाएगा, तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, क्या आंसर कर देंगे, फूलों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड में चमोली जिला है। ठीक है, कौन सा, तो उत्तराखंड में चमोली जिला है। और इसी चमोली जिले में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो फूलों की घाटी है। ठीक है, क्या है, तो यही चमोली जिले में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो फूलों की घाटी है। और यही ध्यान रखना है आपको, इसी चमोली जिले में अगर हम लोग बात करें तो 1973 में, ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हो रही है। और चमोली जिले में ही आपको फूलों की घाटी देखने को मिल जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये आप लोग मुझे फटाफट करके बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे अधिक हानिकारक होती है। अगर हम लोग बात करें तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्किन कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। और ये जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, इनको ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी अल्ट्रा वायलेट किरण सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी, अल्ट्रा वायलेट सी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट सी जो है तो ये सबसे हानिकारक होती है, सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक नहीं पूछ रहा है, बताएंगे कौन सा अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन नहीं है, मृदा नहीं है, कवक नहीं है या फिर फास्फोरस नहीं है। इनमें से जैव मंडल का कौन सा अजैविक घटक नहीं है, क्या आंसर कर दोगे। तो देखो अजैविक घटक में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ये भी अजैविक घटक है, मृदा भी अजैविक घटक है और प्रोटीन भी अजैविक घटक है। कवक जो है तो ये अजैविक घटक नहीं है। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। कवकों का अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे। कवकों का अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी कहता है। ठीक है, गिर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। क्या हो जाएगा, तो जो गिर शेर परियोजना है तो ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बताइएगा तो गिर, अगर हम लोग गिर शेर परियोजना की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गुजरात में है। और किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है जो कि किसके लिए, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर, बताइएगा क्या जगह। इंटरनेशनल कोर्ट की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो इसकी स्थापना 1946 में हो रही है, 1946 में हो रही है। और यहाँ पर न्यायाधीशों की अगर आपसे संख्या पूछ ले कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 15 होती है। आपसे पूछ ले न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, आपसे पूछ ले न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। और न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15 है। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो रही होगी और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो द हेग नीदरलैंड में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे नगेंद्र सिंह है। ठीक है, कौन है, तो आप कहोगे कौन है, तो नगेंद्र सिंह जो है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे। ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को किस वर्ष स्वीकार किया, बताइएगा क्या हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। राष्ट्रीय गान मतलब समझ रहे हैं ना, राष्ट्रीय गान मतलब जनगण मन। और जनगण मन जो है तो ये किस पुस्तक से लिया गया है, गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप कहोगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी है और उसी पुस्तक में राष्ट्रीय गान है जनगण मन है। और इसको कब स्वीकार किया गया, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को स्वीकार किया गया है। कब किया गया है, 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, ये बताइएगा क्या आ जाएगा। तो जयपुर में लग रहा है, उदयपुर में लग रहा है, जोधपुर में लग रहा है, अजमेर में लग रहा है। पुष्कर मेला कहाँ पर लग रहा है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करेंगे भाई, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अजमेर में लगता है। ठीक है, पुष्कर में जो मेला ये कहाँ पर, ये अजमेर में लगता है। ठीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे निकट है, तो बताइएगा वायुमंडल का कौन सा, वायुमंडल में कौन सी मंडल है जो क्या हो रहा है, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्या हो जाएगा। तो सबसे पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है, क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आपको पता है सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले क्षोभ होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद समताप होता है, समताप के बाद क्या होता है, मध्य होता है, मध्य के बाद क्या होगा, आयन होगा, और आयन के बाद बहिर होगा। तो इस तरीके से क्रम होगा। तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले तो कौन होता है, क्षोभ मंडल ही होता है। और सारी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती है, फिर चाहे बादल गरजना हो, बिजली चमकना हो, आंधी आना हो, तूफान आना हो, बवंडर आना हो, सब यहीं पर होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, बताइएगा क्या जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन से, ये आप लोगों को बताना है, बताइएगा क्या जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन से हैं, तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं, आप कहोगे 5 है। अच्छा, आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए क्योंकि अक्सर आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो देखो कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका रूस हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे यूएसए हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, कौन है, तो फ्रांस है, इंग्लैंड है, और कौन है, और चाइना है। तो ये 5 हो जाएंगे, याद रखिएगा। कौन कौन से, तो रूस हो जाएगा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका हो जाएगा, इसके अलावा इंग्लैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, और चाइना हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य। ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में, बताएंगे क्या जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर असम में। तो आपको याद रखना है सरिस्का जो है ये कहाँ पर, राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, देखो एक तो आपको केवला देव देखने को मिलेगा, केवला देव जो है ना, इसी को हम लोग और क्या करते हैं, इसी को हम लोग घाना भी कहते हैं। तो केवला देव घाना कहो, और साथ ही साथ क्या कर लो आप, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कर लो। तो ये सब कहाँ पर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइएगा क्या जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में अगर हम लोग बात करें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, क्या आंसर करोगे, तो आप कर दोगे सूर्य होता है। ठीक है, क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देखो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है ना, ये लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लैक्टोबैलिसस नामक क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया है जिसको आपको याद रखना है। लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनती है, और ये सब प्रक्रिया को क्या करते हैं, किण्वन कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा, किण्वन कहते हैं। ठीक है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, बताएगा। तो किस देश के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको भाग 4 का में देखने को मिलेंगे। और अनुच्छेद कौन सा होगा, तो अनुच्छेद होगा 51 का में। ठीक है, भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये किस देश से लिए गए हैं, क्या आंसर कर दोगे, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये यूएसएसआर या फिर कहोगे रूस से लिए गए हैं या फिर कहोगे सोवियत संघ से लिए गए हैं। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, और ये कहाँ पर स्थित है। कोटोपैक्सी अगर हम लोग बात करेंगे तो एक जागृत या फिर कहें सक्रिय ज्वालामुखी, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सिसिली में, हवाई द्वीप में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको एंडीज पर्वत श्रेणी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। कहाँ पर, एंडीज पर्वत श्रेणी में आपको कोटोपैक्सी ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, बताइएगा क्या आ जाएगा, तो तिब्बत में जो सांगपो नदी है इसको भारत में किस नदी के नाम से जानते हैं, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है या फिर सिंधु है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है इसको अगर हम लोग भारत में बात करेंगे तो भारत में हम लोग किसके, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना इसको बांग्लादेश में अगर आपसे पूछ ले कि इसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको जमुना नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको जमुना नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तो इसको बांग्लादेश में हम लोग क्या करते हैं, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, तिब्बत में ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर के उपभोक्ता क्या होते हैं, बताइएगा। तो अगर हम लोग घास भूमि पारितंत्र की बात करेंगे तो इसमें खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर के जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं या फिर शाकाहारी या मांसाहारी दोनों होते हैं। बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन, जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं। और आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक ये सेशन पहुंच सके, उनके लिए भी ये सेशन जो है वो हेल्पफुल हो सके। तो इस तरीके से सेशन को एक बार आप लोग शेयर करने का काम कर दीजिए। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि घास परितंत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ठीक है, तो घास भूमि क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, वो मांसाहारी होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलपीजी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, एलपीजी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के संदर्भ में, एलपीजी के संदर्भ में, जो कि हमारे रसोई घरों में प्रयुक्त होती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके संदर्भ में आपसे पूछ रहा है क्या सत्य नहीं, जल्दी से बताएंगे क्या। आपसे कह रहा है एलपीजी जो है ये एक स्वच्छ ईंधन है। दूसरा आपसे कह रहा है इसका उच्च ऊष्मीय मान होता है। तीसरा कह रहा है यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। और चौथा कह रहा है ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, तो ये आप लोगों को बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो ये एलपीजी होती है ना इसमें मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है, वो ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिसका प्रयोग हम लोग रसोई घरों में करते हैं, इसमें जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, वो ब्यूटेन होता है, ना कि मीथेन होता है। तो मीथेन उत्सर्जन करने वाला है तो गलत हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, एक रचना है, किसकी रचना है, बताएंगे, क्या हो जाएगा, अरस्तु की है, डार्विन की है, मेंडल की है, हुक की है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग हुक की बात करेंगे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, तो इन्होंने कोशिका के बारे में बताया। ठीक है, किसके, तो कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया है। और मेंडल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने मटर के दाने पर आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, मकर रेखा है, बताइएगा कौन सी मकर रेखा होती है। तो मकर रेखा के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, मकर रेखा के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें तो जो मकर रेखा होती है ना, ठीक है, ये तो मान लीजिए आपकी क्या है, तो ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो भूमध्य रेखा कहलाती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजर रही है। तो 0 डिग्री ये तो अक्षांश रेखा हो जाती है। ठीक है, और नीचे से अगर हम लोग बात करेंगे तो 23.5 डिग्री क्या हो रहा है, 23.5 डिग्री दक्षिण से। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण से जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं या फिर मकर रेखा कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, 23.5 डिग्री दक्षिण को कहोगे। ठीक है,
एगमार्क का संबंध किससे? गुणवत्ता से है, पैकेजिंग से है, संसाधन से या फिर उत्पादन से? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एगमार्क का संबंध किससे है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एगमार्क का संबंध किससे? आप आंसर कर दोगे गुणवत्ता से। ठीक है, किससे? तो गुणवत्ता से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है। आर्सेनिक जल प्रदूषण सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर बंगाल में? बताइएगा क्या आ जाएगा। आर्सेनिक जल प्रदूषण, आर्सेनिक की वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा? तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? तो आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग हो जाता है। और आर्सेनिक जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर? तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर करेंगे। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आ रहा है? तो आज ही के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था, आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से पारित हो रहा है। क्या आंसर कर दोगे? आंसर कर दोगे 1972 में। ठीक है, 1972 में क्या हो रहा है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आ रहा है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या जो है सी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि 30 में आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया और सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। तो ये जो हम लोग इन्वायरमेंट की क्लास कर रहे हैं ना, ये विशेष रूप से आपके टेट, सी टेट, एस्टेट, सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, जीके जीएस के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो हर तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी अच्छे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।